साथियों नमस्कार। आज एक बार फिर पुनः हम आपके सामने हिंदी भाषा का पार्ट 4 लेकर प्रस्तुत हैं, जिसमें हम जानेंगे कि बोली क्या है, उपभाषा क्या है और वर्तमान में कितनी उपभाषा और बोलियां प्रचलित हैं। ये प्रश्न पेपर में बहुत बार आते हैं। और उपभाषा के अंतर्गत 5 उपभाषाएं कौन कौन सी हैं और उन उपभाषाओं के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं, वो हम आपको क्रम से बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि कौन सी उपभाषा किस अपभ्रंश से निकली है। तो हम आपको अब यहाँ शुरुआत में बता देते हैं कि बोली क्या है। बोली होती है जो स्थानीय व्यवहार की भाषा होती है, जो हम अपने आसपास बोलते हैं, अपने लोगों से बोलते हैं। और अल्प विकसित होती है, उसका अल्प विकसित रूप होता है, मतलब पूरी तरीके से विकसित नहीं होती है। स्थानीय व्यवहार की भाषा, अल्प विकसित रूप, जिसमें साहित्य रचना नहीं होती है। जैसे समझिए हम अपने गांव परिवेश में जो भाषा बोलते हैं, क्या उस भाषा में, क्या उस बोली में कोई साहित्य रचना हो सकती है? नहीं हो सकती ना। तो वही क्या है, बोली है। जो हम स्थानीय परिवेश में जो भाषा बोलते हैं, जो बोली का, जिस बोली का हम प्रयोग करते हैं, उससे साहित्य रचना नहीं होती, वही बोली है। अब आगे चलते हैं कि उपभाषा क्या है। उपभाषा किसी बोली में साहित्य रचना हो जाने पर वह उपभाषा बन जाती है। तो अगर कोई अल्प विकसित बोली अगर वो पूर्ण रूप से विकसित हो जाए और उसमें साहित्य रचना होने लगे, तो वही बोली क्या बन जाती है, उपभाषा बन जाती है। जैसे ब्रजभाषा पहले बोली थी, लेकिन ब्रजभाषा में जब सूरदास जी ने विनय पत्रिका में अपनी रचना की, तो वो बोली न रह करके फिर उपभाषा के अंतर्गत आ गई। ठीक है। तो वर्तमान में 5 उपभाषा तथा 18 बोलियां हैं। उपभाषाएं 5 कौन कौन सी हैं, क्रम से हम आपको बताते चलें। तो पहली है पश्चिमी हिंदी। पेपर में आए उपभाषाओं की संख्या कितनी है, 5, 6, 7, 8, तो आपको 5 लगाना है। बोलियों की संख्या पूछ ले, बोलियां कितनी है, 16, 18, 20, 22, तो आपको 18 बोलियां लगानी है। पेपर में अगर 17, 18 है तो भी आपको 18 ही लगाना है। अब जानेंगे कि पश्चिमी जो हिंदी है वो उपभाषा है पहली, किसकी, हिंदी की उपभाषा है। और उस पश्चिमी हिंदी, पहली उपभाषा जो पश्चिमी हिंदी है, वो कहाँ से निकली है, इस भाषा का विकास कहाँ से हुआ है? तो इस भाषा का विकास हुआ है सौरसेनी उपभ्रंश से। जो भी अब नए नए कोर्सेज चल रहे हैं, नई नई भर्तियां हो रही हैं, तो ये इस तरीके के प्रश्न ज़्यादा आते हैं कि पश्चिमी हिंदी का विकास किससे हुआ है। तो पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ है सौरसेनी अपभ्रंश से। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब जानेंगे कि उपभाषा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां बोली जाती हैं। इसमें 5 बोलियां बोली जाती हैं। पहली है बांगरू, जिसको हम हरियाणवी भी कहते हैं। दूसरी है बुंदेली, तीसरी है ब्रजभाषा, चौथी है कन्नौजी और 5वीं है खड़ी बोली, जिसको हम कौरवी भी कहते हैं। खड़ी बोली कह दो या कौरवी कह दो, एक ही है। यहाँ पर जो खड़ी बोली को कौरवी किसने कहा था, ये भी कभी कभी फैक्ट पूछ लिया जाता है। तो खड़ी बोली को कौरवी राहुल सांकृत्यायन जी ने कहा है। अब ये उपभाषा पहली, इसकी 5 बोलियाँ याद करने में अगर कठिनाई होगी तो हमने इसकी एक ट्रिक बहुत शानदार बनाई है, जिससे आप एक बार ढंग से समझ लोगे तो कभी नहीं भूलोगे कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां हैं। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां हैं। इसको हम ट्रिक के माध्यम से समझेंगे कि पश्चिम में के बाबा है। पश्चिम दिशा में कोई बाबा रहता है, उसका नाम क्या है, के है। तो इस तरीके से हमने पश्चिम में के बाबा है, एक ट्रिक बनाई है। पश्चिम से मतलब हो गया पश्चिमी हिंदी, के से मतलब के आपकी कन्नौजी भाषा हो गई ये वाली, के से मतलब कौरवी, ये कौरवी जिसको हम खड़ी बोली भी कहते हैं, इसको कौरवी भी बोल सकते हैं, खड़ी बोली भी बोल सकते हैं। बा से आपकी ब्रजभाषा हो गई,
बा से आपकी बुंदेली भाषा हो गई, और है से मतलब हो गया आपका हरियाणवी। हरियाणवी को ही क्या कहते हैं, बांगड़ू कहते हैं। तो इस तरीके से आप इसको याद कर लें। के से कन्नौजी, के से कौरवी या खड़ी बोली, बा से आपका ब्रजभाषा, और इस बा से आपका है बुंदेली, और हा से हरियाणवी या बांगड़ू। इस तरीके से हम आपको दूसरी उपभाषा की तरफ लेकर चलते हैं, जो है राजस्थानी हिंदी। इसके अंतर भी 4 बोलियां आती हैं, और इस राजस्थानी हिंदी का विकास किससे हुआ है, शौर सैनी अपभ्रंश से ही हुआ है। पश्चिमी हिंदी का भी शौर सैनी अपभ्रंश से विकास हुआ है, राजस्थानी हिंदी का भी शौर सैनी अपभ्रंश से ही विकास हुआ है। इसके अंतर्गत 4 बोलियां हैं। मारवाड़ी जो पश्चिमी राजस्थानी में बोली जाती है, मेवाती जो उत्तर राजस्थान में बोली जाती है, मालवी जो दक्षिण राजस्थान में बोली जाती है, और जयपुरी पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। इसको भी याद करने की हमने एक बेहतरीन ट्रिक बनाई है, वो है कि राजस्थानी मामे ने जय को मारा। मामे से मतलब मामा, जैसे राजस्थानी कोई मामा है, उसने जय को मारा। ठीक है, तो राजस्थानी से आपका हो गया राजस्थानी हिंदी, माँ से आपका हो गया मारवाड़ी, माँ से ही आपका मालवी, में से मेवाती, और जैसे जयपुरी। तो इस तरीके से आपको बहुत आसानी होगी ट्रिक के माध्यम से बोलियों को याद करने में। आइए आपको हम तीसरी उपभाषा बता दें। तीसरी उपभाषा है पहाड़ी हिंदी, और इसके अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं, और इस पहाड़ी हिंदी का विकास खस अपभ्रंश से हुआ है। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि पहाड़ी लोग खास होते हैं, पहाड़ी लोग खास होते हैं। तो पहाड़ी हिंदी किससे निकली है, खस अपभ्रंश से निकली है। इस अपभ्रंश के बारे में हम आपको नेक्स्ट भाग में बताएंगे ढंग से, बहुत अच्छे से। तो पहाड़ी हिंदी का विकास आपका खस अपभ्रंश से हो गया। अब इसको याद करने की ट्रिक, इसमें के अंतर्गत 3 बोलियां हैं, कुमाऊनी है, नेपाली है और गढ़वाली। इसको हम कैसे याद करेंगे, देखिए। पहाड़ी हिंदी के ट्रिक जो हमने बनाई है, पहाड़ों पर सीएनजी नहीं मिलती। जो गैस सीएनजी होती है वो पहाड़ों पे तो मिलने से रही, तो हम यहाँ पर सीएनजी याद न करके हम याद करेंगे केएनजी। केएनजी, के से आपका कुमाऊनी, और न से मतलब नेपाली, और जी से मतलब गढ़वाली, और यहाँ पहाड़ों से मतलब क्या है, पहाड़ी हिंदी। तो पहाड़ों पर सीएनजी नहीं मिलती, सीएनजी को याद नहीं करना है, केएनजी याद करना है। पहाड़ों से पहाड़ी हिंदी, के से कुमाऊनी, ने से नेपाली, और जी से गढ़वाली। तो इस तरीके से हमने 3 उपभाषाओं को अभी जान लिया। आगे इसी क्रम में हमारी है चौथी उपभाषा पूर्वी हिंदी। इसके अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, और इसका विकास किससे हुआ है, इसका विकास हुआ है अर्धमागधी अपभ्रंश से। अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। और इसको हम कैसे याद करें कि जैसे समझ लीजिए, जब हम पढ़ते हैं स्टार्टिंग में इंग्लिश पढ़ते हैं तो हम क्या बोलते हैं, ABCD, इस तरीके से बोलते हैं ना। तो इस तरीके से हम इन्हें ट्रैक बनाइए, पूर्व में हम ABC बोलते हैं। पूर्व से मतलब पूर्वी हिंदी, A से मतलब अवधी, B से मतलब बघेली, और C से मतलब छत्तीसगढ़ी। बहुत आसान है ट्रिक से याद करना। आगे है आपका बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी के भी अंतर्गत 3 बोलियां हैं, और इस बिहारी हिंदी उपभाषा का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है। किससे हुआ है, मागधी अपभ्रंश से। इसके अंतर्गत 3 बोलियां हैं, भोजपुरी, मगही और मैथिली। इसकी भी हमने एक शानदार ट्रिक बनाई है, वो है बिहारी भोज के लिए मग में मेथी डाल। ऐसे समझ लीजिए बिहारी कोई हलवाई है, और जो भोजन बनाता है, और भोजन में आजकल आपको पता ही है कि काशी फल यानी कद्दू की सब्ज़ी सबको अच्छी लगती है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, मेथी चाहिए। और मेथी सीधी तो डालते नहीं, उसे भिगो के डालते हैं। तो और किस में डालते हैं, मग में डालते हैं। तो एक ट्रिक है, ऐसे ही समझते रहिए।
कि बिहारी भोज के लिए मग में मेथी डाल। तो बिहारी से बिहारी हिंदी, भोज से भोजपुरी, मग से मगही और मैथी से मैथिली। तो इस तरीके से आप आसानी से 5 उपभाषाओं को, 18 बोलियों को याद कर सकते हैं। और किस भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है ये भी मैंने आपको बताया, आप इसको भी याद करिएगा। और अपभ्रंश के बारे में और जानकारी हम आगे देंगे। अभी थोड़े से महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनको समझ लीजिए कि जो मध्यकाल में राजकाज की जो भाषा थी वो कौन सी थी। तो मध्यकाल में जो राजकाज की भाषा थी वो फारसी थी। कौन सी थी? फारसी थी। दूसरा पॉइंट है कि हिंदी विश्व में चीनी व अंग्रेजी के बाद तीसरे नंबर की सबसे बड़ी भाषा है। तो जो हिंदी जो विश्व में चीनी व अंग्रेजी के बाद में तीसरे नंबर की सबसे बड़ी भाषा बोली जाती है। और एक महत्वपूर्ण फैक्ट है जो विशेषकर आपको बड़ी कक्षाओं में, बड़े पेपरों में मिल जाता है कि तुलसीदास की जो रचना है रामचरितमानस, कौन सी है? रामचरितमानस। वो किस में रचित है, किस में लिखी गई है? तो वैसे नॉर्मल जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि रामचरितमानस है अवधी भाषा में लिखी गई है। लेकिन अवधी भाषा में भी थोड़ा सा आपको और अंदर डीपली पूछ ले तो आप लिखेंगे बैसवाड़ी अवधी में। किस में? बैसवाड़ी अवधी में। तुलसीदास की जो रचना है रामचरितमानस बैसवाड़ी अवधी में रचित है। और तुलसीदास जी की एक और रचना है विनय पत्रिका, वो किस में है? ब्रजभाषा में लिखी गई है। अब आपको हम बताते चले कि हिंदी में आशुलिपि के जो जन्मदाता हैं वो कौन है? वो हैं राधेलाल द्विवेदी जी। हिंदी में आशुलिपि के जो जन्मदाता हैं वो हैं राधेलाल द्विवेदी जी। और अगला आपका फैक्ट है कि भारत के जो प्रथम राष्ट्र कवि हैं वो कौन है? वो हैं मैथिली शरण गुप्त हैं। और एक और फैक्ट है कि आधुनिक युग के तुलसी किसे कहा जाता है? तो आधुनिक युग के तुलसी मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। आप इसमें एक फैक्ट और याद कर लीजिए, बेहतर है। हिंदी पर प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार चिदम्बरा जो रचना थी उसके लिए हिंदी पर प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार यानी कि चिदम्बरा हेतु पुरस्कार किसको दिया गया था? सुमित्रा नंदन पंत जी को दिया गया था। किसको दिया गया था? सुमित्रा नंदन पंत जी को दिया गया था। और हम अपने नेक्स्ट पार्ट में जो विशेष आपके लिए महत्वपूर्ण है, नेक्स्ट पार्ट में हम चर्चा करेंगे अपभ्रंश क्या है, अपभ्रंश किसे कहते हैं और किस अपभ्रंश से किस उपभाषा का उदय हुआ है, उसके बारे में भी हम आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे अपने अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अच्छा लगे तो कमेंट भी कीजिए। और प्रयास हम कर रहे हैं, मेहनत तो आपको करनी है, सफलता आपको अवश्य मिलेगी, ये बात आप अभी से जान लें। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद।